दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉरिटोरियम पीरियड से होने वाले असर के बारे में। दोस्तों आपकी जेब पर क्या असर होगा, आपके घर पर क्या असर होगा, आपके बैंक पर क्या असर होगा और इस देश की इकोनॉमी पर क्या असर होगा। मॉरिटोरियम अवधि के बारे में इससे पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों वीडियो आरंभ करने से हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे वाला लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज एंड म्यूजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मॉरिटोरियम पीरियड के बारे में हम इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब तक दोस्तों 2 मॉरिटोरियम पीरियड आरबीआई ने लागू कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने लागू कर दिए हैं। इसके बाद अब तीसरा मॉरिटोरियम पीरियड 4 महीने के लिए अब अगस्त से चालू हो रहा, सितंबर से चालू हो रहा है और अगले 4 महीनों तक यह मॉरिटोरियम पीरियड रहेगा। मॉरिटोरियम पीरियड से होने वाले नुकसान के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आपकी जेब पर क्या असर होगा, आपके घर पर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंक पर क्या इम्पैक्ट होगा और इस देश की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों यदि हम बैंकों को किस्तें जमा नहीं कराएं तो इसका असर हमें तो यानी कि कस्टमर्स के लिए तो सुविधाजनक होगा, किंतु बैंकों और आरबीआई और इस देश के लिए बहुत ही इम्पैक्ट डालने वाला होगा। दोस्तों अब तक कोरोना पीरियड से देश की आर्थिक हालत डाउन हो चुकी है और इस दौरान भी हम यदि बैंकों के पास पैसा नहीं पहुंचाएं तो देश की क्या हालत होगी, इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों 31 दिसंबर 2020 तक थर्ड मॉरिटोरियम लगेगा दोस्तों, और इसकी तैयारियां आरबीआई में रीस्ट्रक्चरिंग के लिए चल रही है। दोस्तों रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू अब मॉरिटोरियम थर्ड के लिए नियम और कानून कायदे बनाए जा रहे हैं। दोस्तों यह सब तो ठीक है, 10 महीने साल भर तक तो गवर्नमेंट या आरबीआई इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, बैंक बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु 2 साल के पीरियड के लिए मॉरिटोरियम पीरियड देना यानी कि 2 साल तक कस्टमर से किस्तें नहीं लेना बैंकों की दुर्दशा और बहुत दुर्गति बना देगा। दोस्तों कस्टमर्स के लिए तो यह जरूर सुविधा है, और कस्टमर्स के लिए भी क्या सुविधा है उसको अंततः देनी ही होगी। बैंकों के नियम, आरबीआई के नियम कड़वे होते हैं। आप देखते हो बैंक के पास यदि किस्त नहीं पहुंचे या कोई किस्त नहीं पहुंचाता है तो बैंक घर पर आकर उसके घर ढोल निगाड़े पिटवा देती है और यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान वगैरह की बोलियां तक लगवा देती है। दोस्तों बैंक के बहुत ही अत्यंत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। वह अंततः आपसे किस्तें तो ईएमआई तो वसूल करेगा ही। दोस्तों आप ये मत समझिए कि 2 साल हमने किस्तें नहीं दी तो हमें हमारी किस्तें माफ हो जाएगी। किस्तें तो अंततः आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इससे बैंक का एनपीए बढ़ेगा और बैंक का एनपीए बढ़ गया तो आरबीआई के पास फंड्स खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आरबीआई भी देश की इकोनॉमी में तेज गति प्रदान करता है। आरबीआई के पास रखा हुआ धन देश की इकोनॉमी के लिए काम आता है। दोस्तों यह मॉरिटोरियम पीरियड साल भर के लिए तो सरकार बर्दाश्त कर सकती है, किंतु 2 साल तक मान लीजिए कि आपने किस्तें नहीं दी, 2 साल की किस्तें नहीं देने पर बैंकों का एनपीए बढ़ जाएगा, यानी कि उनके पास कैश फ्लो खत्म हो जाएगा और वे बैंकों के पास, आरबीआई के पास पैसा जमा कराने के लिए उनके पास धन अवेलेबल नहीं होगा। ब्याज पर ब्याज माफी का वह बैंक बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु प्रिंसिपल अमाउंट तो आपसे बैंक लेंगे ही लेंगे। दोस्तों मॉरिटोरियम पीरियड का होने वाला नुकसान 2 बातों पर निर्भर करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बैंकों की, आरबीआई की आरआर और ट्रिपल आरआर यानी रेपो रेट में रिजर्व बैंक देश के सारे बैंकों को कैश फंड्स
लैंड कराता है, यानी कि रिजर्व बैंक रेपो रेट के तहत देश के सारे बैंकों को धन उपलब्ध करवाता है और पब्लिक के लिए लोन बांटने के लिए पैसा मुहैया करवाता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट में जो देश के विभिन्न बैंक होते हैं उनके पास जो धन एक्सेस धन होता है वह धन रिजर्व बैंक में जमा होता है और बदले में विभिन्न बैंक रिजर्व बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं। दोनों में यही फर्क है दोस्तों आरआर रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट से कम होता है। यानी कि जो बैंक आरबीआई का जो कैश फ्लो है वह सारे बैंकों के लिए ज्यादा होगा और रिवर्स रेपो रेट में कम होगा। यानी कि धन मुहैया कराने के लिए रिजर्व बैंक देश के सारे बैंकों को धन देता है पब्लिक के लिए लोन के रूप में, ताकि पब्लिक अपना धंधा कर सके, काम कर सके और विभिन्न योजनाएं उद्योग धंधे चला सके। जबकि पब्लिक से ही देश के विभिन्न बैंक किस्तों लेते हैं और किस्तों के ऊपर ब्याज भी लेते हैं, तभी जाकर बैंकों के पास एक्सेस धन जमा होता है और वह रिवर्स रेपो रेट के तहत रिजर्व बैंक के पास में एक्सेस धन को जमा कराता है। दोस्तों यह कैश फ्लो आरबीआई और देश के बैंकों के बीच और जनता के बीच चलता रहता है। मतलब यह रुपयों का आवागमन है दोस्तों। रुपया आरबीआई से चलकर बैंकों के पास आना और बैंकों के थ्रू जनता के पास चले जाना। इसी तरह जनता से वापस पैसा बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास पहुंचता है। यह कैश फ्लो होता है दोस्तों। इस कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए ही रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि रेपो रेट आरआर देश में छाई महंगाई को कंट्रोल करता है दोस्तों। यानी कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो रिवर्स रेपो रेट घटाया या बढ़ाया जाता है। इसी से आरबीआई देश की महंगाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कम करता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि यदि बैंक के कस्टमर अपना लोन नहीं चुका पाए या ईएमआई 2 साल तक नहीं दे, तो फिर बैंक किस तरह से और किस प्रकार अपना पैसा वसूल कर पाएंगे। ब्याज नहीं तो कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट तो ग्राहकों से उसे वसूलना ही है। इसलिए 2 साल का इकट्ठा पैसा ग्राहक की जेब पर, उसके घर पर बोझ बन जाएगा, एक तरह से बर्डन बन जाएगा और उसे इकट्ठा भी जमा करवाना पड़ सकता है। इकट्ठा नहीं तो कम से कम आरबीआई अपनी रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी में यह तय करे कि 2 साल तक रुका हुआ धन कस्टमर किस तरह से क्या टुकड़े टुकड़े करके अपनी किस्तें बैंकों में जमा कराए या एक साथ इकट्ठी रकम कस्टमर बैंकों में जमा कराए। इस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग में यह नियम बनाने होंगे कि किस तरह से एक बोरोवर अपना ईएमआई बैंक को देगा। कस्टमर के ऊपर यह एक तरह से बोझ है दोस्तों। ईएमआई को या तो तुरंत निस्तारित करे या फिर 2 साल का इकट्ठा पेमेंट वे नहीं दे पाएंगे। इसकी व्यवस्था किस तरह से करे यह आपको स्वयं को सोचना होगा। अन्यथा दोस्तों बैंक को तो अपना प्रिंसिपल अकाउंट चाहिए ही, वह तो आपके प्रॉपर्टी जब्त करवा देगा। दूसरा, बैंकों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। बैंकों का इम्पैक्ट यही होगा कि उनके पास एक्सेस धन नहीं आ पाएगा और वे आरबीआई के पास अपना धन नहीं रख पाएंगे। आरबीआई के पास जब धन नहीं होगा तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट नहीं कमा पाएंगे। अपनी जो एक्सेस पैसा बैंक कमाते हैं वह उनके पास नहीं होगा। इस तरह से जब आरबीआई में धन की कमी होगी तो आरबीआई देश को भी नहीं दे पाएगा, भारत सरकार को भी नहीं दे पाएगा और इकोनॉमी में उसका सबसे बड़ा हानि होगी। इकोनॉमी में जो कैश फ्लो होता है वह पहुंच नहीं पाएगा। इस तरह से आपके लिए भी यह 2 साल खतरनाक है, बैंक के लिए भी नुकसानदायक है और आरबीआई और सरकार के लिए भी नुकसानदायक है। इससे अच्छा हो दोस्तों यदि कस्टमर अपने बैंक का कर्जा किसी न किसी तरह से चुका दे, टुकड़ों में या इकट्ठा जैसे भी हो, वह बैंक का अपना ईएमआई चुकाए और इस अपने बोझ से मुक्ति पावे। चलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।